आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप जो मोबाइल ऐप्स अपने महंगे महंगे फोन्स पर डाउनलोड करते हैं, उससे अपना पर्सनल डेटा आप शेयर करते हैं, फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस, यहां तक कि बैंक अकाउंट डिटेल्स तक आप शेयर करते हैं, तो आप होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि आपकी बिना इजाजत के आपका डेटा शेयर किया जा रहा है। उससे बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा कमा रही हैं, धड़ल्ले से उसे बेच रही हैं, यानी दिन दहाड़े आपकी निजी जिंदगी पर डाका डाला जा रहा है। आप 24 घंटे निगरानी में हैं और आपकी डिटेल्स किसी से भी और कभी भी शेयर की जा सकती हैं। डाका, आपके फोन्स की ऐप चुरा रही हैं आपका डेटा। आपका जाती डेटा अब आपका नहीं। आपका डेटा न सिर्फ चोरी हो रहा है बल्कि थर्ड पार्टी को बेचा जा रहा है। 50% से ज्यादा हिस्सा फेसबुक, ट्विटर और गूगल के साथ शेयर किया जाता है। यूजर की उम्र, जेंडर, लोकेशन और उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स तक शेयर हो रही हैं। जी हाँ, जिन महंगे महंगे एंड्रॉइड फोन पर आप अपनी जरूरत या शौक की जो एप्स डाउनलोड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि ये 90% एप्स आपके डेटा पर डाका डाल रहे हैं? आपके एंड्रॉइड फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उनमें से 90% ऐप आपके निजी डेटा में ताक झांक कर रही हैं। अलग अलग एप्स यूजर डेटा चुराकर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर रहे हैं। ये डेटा अपने सर्वर पर स्टोर करते हैं। ये ऐप्स न सिर्फ यूजर डेटा चोरी करते हैं बल्कि उसे थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी करते हैं। चोरी होने वाले डेटा का 50% से ज्यादा हिस्सा फेसबुक, ट्विटर और गूगल के साथ शेयर किया जाता है। यानी आप कहाँ हैं, कितना कमाते हैं, कहाँ काम करते हैं, आपके पर्सनल फोटोज, हर एक चीज अब आपकी नहीं बल्कि बेची जा रही है। ऐप कंपनियां, वो ऐप जिनको हम अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, जिन कंपनियों के ऐप को, वो कंपनियां हमारे डेटा को, यूजर के डेटा को बेच रहे हैं, दूसरी कंपनियों को बेच रहे हैं, जिनका जो उसको यूज करती हैं मार्केटिंग के लिए या यूजर को टारगेट करने के, स्पेसिफिक यूजर को टारगेट करने के लिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है और हमने ये अनुभव भी किया होगा। अभी एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया। उन्होंने करीबन 10 लाख के आसपास एप्स पे रिसर्च किया और ये पाया कि 90% एप्स, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख एप्स जिनका उन्होंने रिसर्च किया, वो ऐसा डेटा चोरी करते हैं और दूसरी कंपनियों को मार्केटिंग के हिसाब से देते हैं। 9.5 लाख से ज्यादा ऐप्स पर रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला गया है। ऑक्सफोर्ड ने मोबाइल ऐप्स और यूजर सिक्योरिटी में उनके दखल का पता लगाने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद 9.59 लाख एंड्रॉइड ऐप पर रिसर्च किया। नतीजा निकला कि एंड्रॉइड्स के 90% ऐप्स यूजर के निजी डेटा में सेंध लगाते हैं। ऐप्स की कमाई डेटा शेयरिंग और एड रेवेन्यू पर मुनहसिर होती है। ऐप कंपनीज आमतौर पर यूजर की उम्र, जेंडर, लोकेशन और कभी कभी उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स तक स्टोर और शेयर करती हैं। इसमें सबसे ज्यादा डेटा गूगल को मिलता है। कई ऐप्स तो ऐसे हैं जो मल्टीपल कंपनीज से यूजर डेटा शेयर करती हैं। रिसर्च से पता चला है कि 10% ऐप्स ऐसे हैं जो एक बार में 20-20 कंपनी से यूजर डेटा शेयर कर रही हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की सबसे ज्यादा 88% ऐप्स तक पहुंच है, यानी 88% ऐप्स ऐसे हैं जिनका स्टोर किया हुआ यूजर डेटा अल्फाबेट को आसानी से मुहैया हो रहा है। इसी तरह दूसरे नंबर पर फेसबुक और तीसरे नंबर पर ट्विटर है। माइक्रोसॉफ्ट को 23% ऐप का स्टोर किया डेटा मिल जाता है। वहीं अमेज़न को भी 18% ऐप्स के डेटा तक एक्सेस मिल जाता है। अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को यूजर डेटा की मदद से यूजर तक जरूरी एडवर्टीजमेंट पहुंचाने में मदद मिलती है। हमसे अगर वो एक्सप्लिसिट तरीके से कोई हमसे टिक करवाएं कहीं फॉर्म भरते हुए कि भाई आपको हम ऐसे कांटेक्ट करेंगे, तब तो बात दूसरी है। तो ये बड़ी कंपनियां वो तो कर रही हैं ये काम तब भी कि चलो कुछ प्राइवेसी का उनको ख्याल थोड़ा बहुत। जो छोटी कंपनियां वो तो आप कुछ भी करिए, वो फौरन फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो जस्ट डायल पे आपने कुछ सर्च किया और पता नहीं कितने 70-80 लोगों के फोन आ जाएंगे, ना उनको मालूम कि मैं क्या सर्च कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, वो सब चीज आपको बेचने की कोशिश करेंगे। इसमें कई बार तो ऑन द स्पॉट ही पता चल जाता है कि जैसे हमने अभी कुछ चीज सर्च की, मान लीजिए सपोज करिए कि
कोई ऐप ही हम सर्च कर रहे हैं, आजकल तो ऐप में भी होने लगा है, मतलब चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, अगर कोई चीज़ ऐसी सर्च कर रहे हैं तो जो आपने बात बताई कि तुरंत फ़ोन आ जाता है, ये हकीकत है, ये इसमें कोई वो नहीं है। दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स साइट्स को यूजर से जुड़ी जानकारी मिल जाए तो उन्हें इससे खासा फायदा होता है। इसी जानकारी के हिसाब से वो यूजर को कोई खास इश्तेहारात या कंटेंट दिखाते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या बिजनेस करीब 4.5 लाख करोड़ तक का पहुंच गया है। तो अगली बार जब आप अपने फोन्स पर ऐप डाउनलोड करें, उस पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें तो होशियार रहिए और इस बात का ख्याल रखिए कि आप 24 घंटे निगरानी में हैं और आपकी डिटेल्स किसी से भी और कभी भी शेयर की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो स्मार्टफोन्स का दौर है और आपको ऐसा लग रहा होगा शायद स्मार्टफोन रख के आप स्मार्ट बन जाते हैं, लेकिन दरअसल आप स्मार्ट नहीं हैं, क्योंकि जो कंपनियां आपके स्मार्टफोन में एप्स डालती हैं और जिनको आप डाउनलोड करते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। और यही वजह है कि जो डेटा आप उसमें डालते हैं, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हो, चाहे एप्स पे हो, शॉपिंग एप्स पे हो, जितनी भी एप्स हैं जहां जहां आप कुछ सर्च भी करते हैं, वो तमाम चीजें दरअसल मॉनिटरिंग की जा रही है उसकी, और आपके डेटा को बेचा जा रहा है बाकायदा तौर पर, उससे पैसा कमाया जा रहा है। यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स अब आपकी बिल्कुल नहीं रही हैं। अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। अपने एक्सपर्ट का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हिमांशु वर्मा। हिमांशु जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। ये जो रिपोर्ट आपने पूरी देखी है, मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ इसमें नया नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर इस तरह की रिसर्च की जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिए जाएं और बताया जाए कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यह किया जा रहा है, कितना डेंजरस ये हो सकता है और यूजर्स के क्या करे इसमें? देखिए बुशरा, ये तो जब से इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो हमारे सोशल मीडिया का एक्सटेंड और एक्सपेंस बढ़ा, तो ये जो बीमारी आई ये तब से की है और ये अब धीरे धीरे कैंसर की तरह बढ़ती जा रही है हमारे देश में और पूरे ग्लोब पर भी। ऐसा ये इस तरह की चीजें हमारे देश में नहीं, कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोपियन नेशंस भी। लेकिन जैसे देखा गया कि अगर मैं यूरोप की बात करूं तो GDPR आने के बाद जो एक डेटा प्राइवेसी पॉलिसी है वहां पे कई सारी चीजें बदल गई। कई सारी कंपनीज किसी भी तरह का सेंसिटिव डेटा रिटेन नहीं कर सकती हैं। अगर वो रिटेन कर रही हैं तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिटेन करेंगी और उन्हें उसके आगे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या तो यूजर्स को बताना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश में ऐसी कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। कानूनी प्रावधान होने का मतलब कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो कि सरकार सुनिश्चित करे कि क्या डेटा कोई भी कंपनी हमारे देश में चाहे वो ऑपरेट करे, चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करे, क्या वो डेटा रखेगी और वो क्या डेटा नहीं रखेगी, किस तरह का डेटा सेंसिटिव डेटा है, किस तरह का डेटा नॉन सेंसिटिव डेटा है। तो जब हमने ये भी कैटेगराइजेशन नहीं किया है और खाली जो हमारे पास जो प्रावधान, जो कानूनी हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो है IT एक्ट 2000 जो कि 18 साल पुराना है, उसमें 8 से 9 संशोधन हुए, लेकिन कोई भी यूजर्स की प्राइवेसी की बात नहीं करता, डेटा प्राइवेसी की बात नहीं करता। देखिए, डेटा प्राइवेसी एक ऐसी चीज है कि अगर मैं चाहूं तो किसी का भी सेंटिमेंट मैपिंग करके, किसी की भी शॉपिंग हैबिट्स को जान के, किसी के भी सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस को अंडरस्टैंड करके, किसी के भी पॉलिटिकल ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करके मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं उसे कुछ भी बेच सकता हूं, उसे कुछ भी दिखा सकता हूं। मैं उसके जो भी उसका पॉलिटिकल ओपिनियन है उसको किसी ना किसी तरह से हिट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, मॉड्यूलेट कर सकता हूं। तो ये देखिए कि कितना भयावह है। बिल्कुल मेरे दिमाग पे, मेरे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पे किसी ना किसी तरह से ये पुश मैसेजेस आके हिट कर रहे हैं और मेरा सेंटिमेंट मैपिंग कर रहे हैं और मुझे मेरा ओपिनियन बदलने पे या किसी भी तरह का डिसीजन लेने पे के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। मतलब ताज्जुब की बात तो ये है कि अगर मैं अपना भी एग्जांपल बताऊं, अगर मैं फेसबुक पर हूं और फेसबुक पर मैंने कोई वीडियो लाइक नहीं किया, उसको देखा भी नहीं, सिर्फ मैं अगर थोड़ी देर के लिए रुक भी गई उसको कि क्या है ये, उसके बाद जब तक मैं स्क्रॉल डाउन करती हूं तो वैसे ही न जाने कितनी वीडियोस जो हैं वो मेरे सामने फेंक दी जाती हैं। ये बुशरा जी मामला है हाइपर पर्सनलाइजेशन का, जहां पे जो भी कुछ हम देखते हैं उसका एक पीछे से लॉग बनता है, उसका ट्रैक होता है, उसके कीवर्ड्स उस कंपनीज के पास जाते हैं जिस भी ऐप पे हैं हम, और वो फिर ये सुनिश्चित करते हैं कि उसी तरह की चीजें आपको सर्व करी जाएं। चाहे आपने खाली उसको ब्राउज करके खाली स्क्रॉल भी किया हो
और थोड़ी देर अगर आपने उस पर स्टैंड भी कर लिया तो वो लॉग की तरह पीछे चला जाता है और वो आपको उसी तरह के वीडियोस या उसी से रिलेटेड टॉपिक्स ही आपको दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कितना डेंजरस हो सकता है कि आप घर बैठे अपने फोन पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि दरअसल आपके घर के अंदर भी जहां आप अपने प्राइवेट स्पेस में बैठे हैं वहां 24 घंटे आपकी कोई निगरानी कर रहा है वर्चुअली। आप सालार साहब को और ले लेते हैं। सालार साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी मेरे को ये पूछना है, जैसे अभी ये जो जानकारी आपसे मिली इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी बड़ी मेहरबानी, जो हम जैसे लोगों को भी ये सीखने को मिल रहा है कि जो डाटा भी चोरी होता है। जी। मेरे को सिर्फ इतना पूछना है कि जैसे हम इसे रोके कैसा। शुक्रिया। दोनों ही लोगों का एक तरह का ही सवाल है कि क्यों किया जा रहा है और इसको लेकर जाहिर सी बात है कोई कानून क्यों नहीं है, ये कोई पकड़ा क्यों नहीं जाता है और इस तरह से कंपनियां कैसे अपनी मनमानी कर रही हैं। देखिए, पहले प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगा। उसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है, प्रावधान है, वो नाकाफी है। वो इतना सेंसिटिव उस पूरे प्रकरण को नहीं बनाते हैं कि उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया जाए। आज अगर कोई किसी के घर में जाके एक्चुअल में चोरी करता है तो वो एक जघन्य अपराध है, लेकिन अगर किसी कोई डेटा से खेलता है, मेरे बैंक की डिटेल्स ले लेता है, तो शायद उसको एक फ्रॉड की कैटेगरी में देखा जाता है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए, फ्रॉड तो होता है जहां पे कभी किसी ना किसी तरह से जिस भी व्यक्ति पे वो हो रहा है वो उसको उस चीज की भनक लग जाती है, पता लग जाता है। अगर किसी के भी घर में चोरी हो रही है तो उसे वो सामान नहीं दिखता है, लेकिन ये तो एक ऐसा डाका है, ये तो एक ऐसे चोरी है जो कई बार आपको पता भी नहीं चलता है और पीछे से पता नहीं उसके क्या रिपरकशंस हो जाएं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव जो है इशू है, जिसको हमारी सरकार को, अब जैसे कि सरकार ने 2 दिन पहले व्हाट्सएप से बोला है कि आप इस तरह का एक फ्रेमवर्क डेवलप करिए जहां पे कुछ प्रोटोकॉल सेट आप करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपने नहीं लाए हैं इसमें। तो सरकार सोच तो रही है, लेकिन क्योंकि ये वोट बैंक में नहीं कन्वर्ट करता है, ये किसी भी तरह से उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। और दूसरी बात, हमारे जो भी उपभोक्ता हैं अभी वो खाली इंटरनेट और फोन को चलाना सीखे थे कि ये इसके जो नए साइड इफेक्ट्स हैं ये पैदा हो चुके हैं। तो जब तक ये सीखेंगे, जब तक इसका इवोल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपैंड बढ़ेगा, जैसे जैसे जागरूकता आएगी तो लोगों को खुद पता चलेगा। मैं सिंपल सी 2 बातें बताना चाहता हूं। अगर आप इंटरनेट का यूजेज कर रहे हैं तो आप ISPs, जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसके अलावा आप एक बहुत पुख्ता VPN का इस्तेमाल करिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। ये आपको कई बार जो है मुफ्त में भी उपलब्ध होते हैं इंटरनेट पे, और कई बार आपको ये जो है पेड भी होते हैं। वो VPN एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी नहीं पता कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। वो एक टनल की तरह काम करती है। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा google.com पे मुझे जाना है, तो मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कहने का मतलब है जो मेरी जिस भी कंपनी का मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, चाहे वो जियो हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, उसके बैठे व्यक्ति को पता रहेगा कि मैं इस वेबसाइट पे ये डेटा डाल रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक VPN के थ्रू एक्सेस करूंगा तो वो VPN का सर्वर, जिसको VPS कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो प्राइवेट सर्वर पे जो भी मैं इंफॉर्मेशन यहां से टाइप करूंगा उस सर्वर के थ्रू, वो वहां पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी और उनको खुद भी नहीं पता होगा उसकी पैकेट में क्या है, कि मैं कहां एक्सेस करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं 10 वेबसाइट भी उस VPN के थ्रू एक्सेस करूंगा तो किसी को पता नहीं चल पाएगा, मेरे ISPs को नहीं पता चल पाएगा कि मैं कौन कौन सी वेबसाइट या क्या क्या चीजें मैं देख रहा हूं, कौन सी बैंकिंग ऐप में यूज कर रहा हूं, क्या इंफॉर्मेशन में यूज कर रहा हूं। तो आप VPNs का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने फोन में जो भी एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड किए हैं, उन एप्लीकेशंस को आप अपने सेटिंग्स में जाके, एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी परमिशंस उस पर्टिकुलर ऐप ने आपसे ली हैं। जैसे कि ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर को कोई जरूरत नहीं है पता करने की कि मेरे फोटोज में क्या है। अगर वो परमिशन लेता है तो मैं उसको डिनाई कर सकता हूं, और अगर डिनायल के बाद वो मुझे यूजेज नहीं दे रहा है तो मैं जाके गूगल प्ले स्टोर पे अपनी रिपोर्ट कर सकता हूं। और अगर इसको पुख्ता रूप से अगर बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर इस पे कार्रवाई करता है, उस एप्लीकेशन को हटा देता है। कहने का मतलब है कोई एप्लीकेशन अगर पर्टिकुलर चीज के लिए बना है तो उसको खाली यही अधिकार है कि मेरी खाली वो इंफॉर्मेशन वो मुझसे ले, जैसे कि लोकेशन है मेरी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे होता है जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप प्रोसेस में आगे जाते हैं, मांगा जाता है कि द ऐप इज वांट टू सी योर लोकेशन, योर फोटोज, योर वीडियोज, एवरीथिंग, सब चीज एक तरह से लगता है कि
जैसे आपने डाउनलोड किया, आपने पता नहीं कौन सा सिस्टम डाउनलोड कर लिया है, जो वो आपको पूरी जानकारी कैप्चर करना चाहता है। कैप्चरिंग मोड है, बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया बुशरा जी। ये कैप्चरिंग मोड है जहां पे वो, अगर आपने उनसे पूछा है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके कपड़ों का रंग कौन सा है, तो मैं अपने कपड़ों का रंग क्यों बताऊं अगर मुझे एक गिलास पानी चाहिए। जाहिर सी बात है। बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बात करनी है, और ये भी हम बात करेंगे कि दरअसल जो हमारी ऑडियंस है, जो आवाम है, नाजरीन है, वो किस तरह से अवेयर रहे, क्या कुछ और वो कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, क्योंकि सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, और आप दिन भर में क्या करते हैं अपने मोबाइल फोन में और कैसे आपकी निगरानी की जा रही है, उससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हिमांशु जी, हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बन गया है जो पॉलिटिकली भी बहुत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे आप फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, या और दीगर प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी बात करें। ये दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसमें दिखा रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर ट्विटर और फेसबुक जो है वो लोगों के डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वहां पर भी आपकी पूरी एक तरीके से ब्रेन मैपिंग की जा रही है। और अगर आप दूसरे तरीके से सोचते हैं तो आपको किसी और तरीके से सोचने पर मजबूर भी किया जा सकता है। बुशरा जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि चीन ने एक आर्मी बनाई है 60,000 लोगों की, जो खाली ये काम कर रही है कि इंटरनेट पुलिसिंग का काम करती है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल ओपिनियंस चेंज करने के लिए, जो सेंटिमेंट मैपिंग करने के लिए, किसको क्या दिखाना है वो पुश करने के लिए, पुश मैसेजेस करने के लिए हमारे यहाँ भी ऐसी आर्मीज बनी है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज की आर्मी है। मैं किसी का नाम बिना लेते हुए कहना चाहूंगा कि जो ये पॉलिटिकल वॉर्स हो रही हैं आजकल ग्राउंड पे, तो पॉलिटिकल वॉर्स हो ही रही हैं, साथ ही साथ सेंटिमेंट मैपिंग करके, ब्रेन मैपिंग करके, ट्रैक करके, क्या मैं देखना चाहता हूं, अगर मैं किसी पॉलिटिकल ओपिनियन का हूं तो कैसे उस ओपिनियन को हिट किया जाए, मेरे सेंटिमेंट को कैसे मैप किया जाए। अगर मुझे पता है कि ठीक है मैं एक पर्टिकुलर फील्ड से आता हूं, तो उस फील्ड को किस तरह से मेरे जो भी विचार हैं उनसे कैसे इंटरलिंक करके मुझे क्या चीज दिखाई जाए, क्या चीज मेरे से थ्रो किया जाए, ये सारी की सारी जो पीछे का जो है पूरी जो उधेड़बुन चल रही है वो सारी जगहों पे चल रही है। और ये मुझे लगता है कि अगर इस पे सही से रोकथाम नहीं किया गया, जैसे कि जीडीपीआर यूरोप में आया, जो कि एक जनरल डेटा प्राइवेसी एक रेगुलेशन है, जहां पे पता है क्या चीज आप दिखा सकते हैं, क्या चीज ले सकते हैं, क्या चीज स्टोर कर सकते हैं, कब तक स्टोर कर सकते हैं, क्या चीज सेंसिटिव है, किस तरह के डेटा सेट्स हैं, किस तरह का डेटा फ्लो है, किस तरह की डेटा मैपिंग है, वो सारी की सारी चीजें डिफाइंड है। और वो धीरे धीरे इवॉल्व भी हो रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे जो भी चेंजेस भी आ रहे हैं वो स्पेशली अपडेटेशंस हो रहे हैं। जी, दो चीजें लोगों के लिए एक्चुअली डेंजरस है। एक तो ये कि इस तरह से जो पॉलिटिकल ओपिनियंस जो है वो बदलने की कोशिश और एक ब्रेन मैपिंग करने की कोशिश। दूसरा जो लोगों को सबसे ज्यादा हिट करता है वो है उनकी फाइनेंशियल जो उनके डेटा होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, शॉपिंग साइट पे आप जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, आपने बैंक्स की अलग अलग बैंक्स की आपने एप्स जो है वो डाउनलोड कर रखी हैं, आप वहां पर धड़ल्ले से अपना डेटा जो है वो आप डालते हैं। हो सकता है बैंक्स की एप्स पे उतना खतरनाक ना हो, लेकिन जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जहां आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, वो भी यानी कि उनको भी सीधे तौर पर देखा जा रहा है। शॉपिंग हैबिट्स और आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास, इन दोनों को ट्रैक किया जा रहा है। शॉपिंग हैबिट से मतलब है मैं क्या सबसे ज्यादा, अगर मैंने देखा भी है जाके, तो मुझे बार बार वो दिखाई इसलिए जाएगी, हो सकता है मैं ओपिनियन चेंज कर लूं। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है अगर मुझे पता है कि मैंने कोई चीज मुझे परचेस करनी है, वो 10,000 की आ रही है, मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 है, और मैं बार बार उसको देख रहा हूं जाके और 10,000 की नहीं ले पा रहा हूं, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम मुझे एक उसी की सस्ती क्वालिटी वाली चीज जो कि 2,000 रुपए में है वो दिखने लगेगी, और शायद मैं अपना ओपिनियन चेंज कर दूं। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि वो 2,000 की चीज के लिए ये जो कंपनीज मेरा डेटा या सेंटिमेंट मैपिंग कर रखी है, या जो मेरे सोशियो इकोनॉमिक क्लास को देख रहे हैं, या जो मेरे शॉपिंग हैबिट्स को देख रहे हैं, वो उन्हें यह भी पता हो सकता है कि मैं क्या चीज कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या मेरी लोकेशन है, वो सारी चीज देने में मुझे प्रॉब्लम है, और वो मुझसे किसी इस तरह की इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस जगह पे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में उतने शायद अवेयर भी नहीं है चीजों को लेकर, बहुत पढ़ लिख के वो चीजों को देखते भी नहीं, उन्हें लगता है अच्छा ये कि बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा बुशरा जी, इसमें फेसबुक पे जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक क्लॉज 16 है जो ये कहता है आपका किसी भी तरह का डेटा, आपकी कोई फोटोग्राफ कहीं पे भी यूएस में ले जाके या दुनिया में कहीं भी ले जाके उसका वो कॉमर्शियल यूज करेंगे, जिसको हम जब एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तभी आपका अकाउंट बन पाता है। कोई फेसबुक से क्यों नहीं पूछता, उनका कोई ओम्बुड्समैन हमारे देश में क्यों नहीं बैठा, कोई ग्रीवियंस ऑफिसर क्यों नहीं बैठा जिससे मैं प्रश्न पूछ सकूं। अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मुझे उनके लिए अपना एक डिजिटल सिग्नेचर करके उनको एक ईमेल करना पड़ेगा। 18 साल से कम उम्र के किसी भी युवा के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो सकता है, तो कम से कम 18 साल से नीचे वाले तो फेसबुक पे अकाउंट ना बनाएं। तो इस तरह के कोई प्रावधान ही नहीं है हमारे देश में। जी, जाहिर सी बात है, और इसी का फायदा धड़ल्ले से उठाया
जा रहा है, दिन दहाड़े उठाया जा रहा है, हर रोज हर मिनट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्त की बहुत कमी है, बहुत सारे अभी भी जहन में सवालात हैं। आई एम श्योर जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे और इसके लिए किसी और दिन और मुझे लगता है ज्यादा वक्त का प्रोग्राम करना होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम अपने स्मार्टफोन पर जो है वो अपना जाया करते हैं या स्पेंड करते हैं, जो भी आप कह सकते हैं वो हम करते हैं, और ये तमाम मालूमात बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे नाज़रीन को दी है, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आज का शो आपके लिए बहुत कारगर साबित हुआ होगा और जो तमाम इंफॉर्मेशन हमने दी है वो आपके काम जरूर आएंगी। तो अवेयर रहिए और अपने आसपास क्या हो रहा है उसको देखते रहिए। अपने मोबाइल फोन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी बटन पर आप क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, आगे जाते हैं, देखभाल करिए, क्योंकि आप हर वक्त निगरानी में हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।